वेरी वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। हेलो दोस्तों, मैं विशाल चौरसिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम के सिलेबस की, जो कि आपका सब्जेक्टिव का रहेगा इंग्लिश लिटरेचर का। तो दोस्तों, उसमें हम आपको बता दें कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ से सारी सीरीज एक तरफ से कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस देखना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट आगे 2023 का जो एग्जाम देने वाले हैं यूजीसी नेट का इंग्लिश लिटरेचर से, तो उनके लिए बहुत बहुत अच्छा कंटेंट होने वाला है, बहुत अच्छी क्लासेस होने वाली है। चलिए दोस्तों, हम बिना कोई बात किए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपनी बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की या लिटरेचर की, तो भाई ये है क्या, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम अपने इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, तो मतलब यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर मतलब इंग्लिश का जो रहता है, आपका अंग्रेजी का जो रहता है, उसके लिटरेचर के बारे में बात करना है हमें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं एजेस के हिसाब से बताऊंगा। पहले आपको पूरा एंग्लो सेक्शन एज कराएंगे, एंग्लो नॉर्मन एज कराएंगे, एज ऑफ चौसर कराएंगे। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे अपनी जो क्लासेस रहेंगी इसको डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है, पढ़ते जाएंगे इनको। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एंग्लो सेक्शन एज कि भाई एंग्लो सेक्शन एज है क्या। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। और जो भी चीजें हैं हम इनको कहानी के रूप में समझेंगे, और कहानी के रूप में अगर हम समझेंगे दोस्तों इसको, तो आप एक बात समझिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो एंग्लो सेक्शन एज के बारे में चलिए हम बात करते हैं। अब एंग्लो सेक्शन एज क्या है, तो सबसे पहले आपको एंग्लो सेक्शन एज में देखना पड़ेगा। लीजिए, द हु वर एंग्लो सेक्शंस, एंग्लो सेक्शंस जो थे वो कौन थे। मैंने बोला था जर्मेनिक इन्वेडर हु अटैक्ड द ब्रिटोन ट्राइब्स। तो कुछ आपके जर्मेनिक इन्वेडर्स जो थे, ठीक है। इन्वेडर्स का मतलब होता है दोस्तों आक्रमणकारी, ठीक है। इन्वेडर का मतलब क्या होता है, आक्रमणकारी से होता है, ठीक है। जो जर्मेनिक इन्वेडर्स थे उन्होंने ब्रिटोन ट्राइब्स पे क्या किया, अटैक किया। और वो ब्रिटोन ट्राइब्स कौन कौन सी थी, आपकी एंगल्स, सेक्शंस और ज्यूट्स। ये आपकी ब्रिटोन 3 ट्राइब्स थी आपके पास में, एंगल्स, सेक्शन और ज्यूट्स। दे केम फ्रॉम नॉर्दर्न जर्मनी। वो कहां से आए थे, नॉर्दर्न जर्मनी से आए थे। दे वर बारवेरियंस, ठीक है। उनको क्या बोला जाता था दोस्तों, उनको बोला जाता था बारवेरियंस। क्या बोलते थे, बारवेरियंस बोलते थे। हु वर्शिप्ड हीदन गॉड, ठीक है। वो पूजा करते थे किसकी, हीदन गॉड की। अब हीदन गॉड क्या कहलाते हैं, जैसे हमने और आपने देखा होगा जनरली हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा को विशेष मानते हैं, बोलते हैं ये शंकर जी की मूर्ति है, ये विष्णु जी की मूर्ति है, ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है ना। तो उस टाइम पे वो अपने हीदन गॉड्स को पूजते थे, मतलब वो नेचर की चीजों में विश्वास रखते थे, बिलीव रखते थे, वो मूर्ति पूजा पे विश्वास करते थे। दे स्पोक लो जर्मन डायलेक्ट, ठीक है। वो क्या मतलब जर्मन डायलेक्ट, जर्मन की बोली तो बोलते थे लेकिन कम बोलते थे, क्योंकि जो उनकी ब्रांच थी वो कहां की थी, जर्मेनिक लैंग्वेज, बेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज की थी भाई, ठीक है। बाय द 6th सेंचुरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम्स ऑफ द एंग्लो सेक्शन इन इंग्लैंड वर, ठीक है। 6th सेंचुरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम जो रहे हैं, अब देखो यहाँ पे पहला आपका जो रहा है एंगल्स। अब एंगल्स जो दिया गया है, ठीक है, यहीं से धीरे धीरे करके आपका नाम धीरे 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 पहुंच जाता है कहां, इंग्लैंड की तरफ, ठीक है। अब समझते जाना ध्यान से अभी। अब एंगल्स जो थे, अब एंगल्स के कितने, तो हमने बोला भाई एंगल्स के 3 किंगडम थे। कितने किंगडम, 3 किंगडम थे, ठीक है। फ्रॉम साउथ ऑफ डेनमार्क, कहां से, साउथ ऑफ डेनमार्क से, ठीक है। उन्होंने रूल्ड कहां कहां किया, उन्होंने शासन कहां कहां किया, तो देखो ईस्ट एंगलिया, ठीक है, यहां पे उन्होंने शासन किया। मर्सिया, अब दोस्तों एक क्वेश्चन बन जाता है मर्सिया का, सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज का जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर मर्सिया में था आपका सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर हमने बोला नॉर्थम्बिया, तो नॉर्थम्बिया भी, अब नॉर्थम्बिया क्या है, नॉर्दर्न एरिया फेमस फॉर इट्स लिटरेरी एक्टिविटीज। अब आपकी जो लिटरेरी एक्टिविटीज है वो कहां हुई, नॉर्थम्बिया में। कहां हुई, नॉर्थम्बिया में। तो 2 क्वेश्चन बने यहां से, क्या कि भाई सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज कहां पे हो रही थी, आप बोलोगे सर मर्सिया। और नॉर्थम्बिया में क्या हो रहा था, लिटरेरी एक्टिविटीज हो रही थी, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ।
अब देखते हैं अगला क्या है, सेक्शन। अगला क्या दिया गया है, सेक्शंस दिया गया है। ठीक है, अभी आपने एंगल्स दिया है, एंगल्स किया, एंगल्स में क्या पढ़ा है, 3 किंगडम पढ़े हैं आपने, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेक्शंस के बारे में बात करें। सेक्शंस में भी कितने किंगडम है दोस्तों, सेक्शंस में भी आपको 3 किंगडम दिए गए हैं। अब सेक्शंस में 3 किंगडम दिए गए हैं, इन्होंने रूल्स कहाँ कहाँ किया है, एसेक्स, ससेक्स और वेसेक्स, जिसको हम हाल फिलहाल में क्या बोलते हैं, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो देखो ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ठीक है, इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलेक्ट थी वो क्या थी, वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट। मतलब इनकी जो डायलेक्ट थी वो कैसी थी, वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट थी। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, बताओ भाई सेक्शंस की जो डायलेक्ट थी, बोली थी, वो कैसी थी, तो आप क्या बोलोगे, वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट। ओके, अगला देखो, अगला दिया गया है जूट। अब यहाँ पे जूट दिया गया है, आपने देखा कि भाई यहाँ पे क्या है, एक किंगडम, इन्होंने एक किंगडम पे राज किया। ठीक है, इनके पास में एक रहा। अब यहां पे हमने क्या बोला, उन्होंने रूल्ड किस पर किया, रूल द कैंटस एम्पायर। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, कि जूट जो थे उनका कौन सा एम्पायर था, कैंटस एम्पायर था। ठीक है, समझते जाना ध्यान से। अब देखो मैंने बोला दे वर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी इन 7th सेंचुरी। ठीक है, मतलब वो धीरे धीरे 7th सेंचुरी में क्या हो रहे थे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे बाय रोमन एंड आयरस मिशनरीज। ठीक है, अब रोमन और आयरस मिशनरीज के द्वारा। ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सेंट अगस्टिन। जो सेंट अगस्टिन दिए गए हैं इन कैंट, एक कब है, 597 में। ठीक है, तो इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, सेंट अगस्टिन इंपॉर्टेंट है। These missionaries also introduced the Roman alphabets which replaced runes। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जब मिशनरियां आई तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया रोमन अल्फाबेट्स में। ठीक है, पहले आपको बहुत सारे इस तरीके से मिलते थे, लो भाई इस तरीके से। अब आप इसका क्या मीनिंग निकालेंगे, मतलब आपको स्केच वगैरह मिलते थे, मान लो ये पत्थर है, इस पे स्केच वगैरह ऐसे मिल रहे हैं। अब आप क्या समझेंगे, तो इन्होंने रोमन उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने खुद के जो अपने अल्फाबेट्स है, उन्होंने अपने जो लेटर है वो डाले, अपनी जो वर्णमाला है उन्होंने वो डाली धीरे धीरे। ठीक है, अब अगला देखो, दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था इंग्लिश लिटरेचर के डेवलपमेंट का। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अब हमने आगे देखा, हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री। ठीक है, अब यहाँ पे एंग्लो सैक्सन पोइट्री का क्या देखना है, अपन को कैरेक्टरिस्टिक देखना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई एंग्लो सैक्सन पोइट्री में कितनी लाइन्स है। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या देख लिया भाई, आपकी जो टोटल लाइन बची हुई है एंग्लो सैक्सन पोइट्री में वो कितनी है, 30,000 लाइन है। कितनी है, 30,000 लाइन। ठीक है, द एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज इज रफ। अब एंग्लो सैक्सन जो लैंग्वेज है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा कैसी है, बहुत ही ज्यादा रफ है। ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा रफ है, हार्ड है। ठीक है, उसको हम अच्छे से नहीं बोल सकते हैं, तो उसको उन्होंने क्या किया, उसके लिए भी उन्होंने भाई कई सारे सॉल्यूशन निकाले। ठीक है, तो यहाँ पे बताया क्या गया है, यहाँ पे आपको पॉइंट याद करने हैं कि अगर हम एंग्लो सैक्सन पोइट्री की बात करते हैं तो एंग्लो सैक्सन पोइट्री में दोस्तों क्या है, आपकी 30,000 लाइन है। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है, बहुत ही ज्यादा टफ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने अगले की। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। हमने बोला स्टॉक फॉर्मूला। जो आपका स्टॉक फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या बताता है, अ लाइन ऑफ असेंटेड एलिटरेटिव सिलेबल विद अ मिडिल पॉज एंड पॉज और सिसोरा। ठीक है, तो पॉज और ससोरा, इसको जैसे कॉमा लगा देते हैं ना, मान लो पूरा सेंटेंस यहां दिया बीच में कॉमा लगा दिया। ठीक है, तो इसको हम पॉज बोल देते हैं, ससोरा बोल देते हैं। वो अपनी लैंग्वेज में, वो अपनी डायलेक्ट में ऐसा करते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लाइन दी गई है वो एलिटरेटिव लेवल दिया गया है। एलिटरेटिव का मतलब होता है दोस्तों कि एक ही कॉन्सोनेंट की जब बार बार पुनरावृत्ति हो, जिसको हम हिंदी में अनुप्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुप्रास बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो मतलब यहाँ क्या बताया गया है कि एक ही कॉन्सोनेंट की जब बार बार पुनरावृत्ति होती है तो वहां पे एलिटरेटिव लेवल होता है। मतलब और ये क्या करते थे, ये पूरा सेंटेंस लिखने के बाद कॉमा, पॉज, सिसोरा वगैरह इस तरीके से लगा दिया करते थे। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक फॉर्मूला हो गया कि उनके जो लेवल था वो कैसा था, एलिटरेटिव लेवल था। ठीक है,
अब अगला पॉइंट है द एंग्लो सेक्सन पोइट्री यूज टू बी संग बाय अ कोर्ट। ठीक है, अब देखना जो एंग्लो सेक्सन पोइट्री है वो कहाँ पे गाई जाती थी, ठीक है, कोर्ट हो गया, मिनिस्ट्रल्स हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी गाई जाती थी और किसके द्वारा, स्कोप के द्वारा गाई जाती थी। स्कोप कौन कहलाते हैं, स्कोप कहलाते हैं दोस्तों अ विजिटिंग मिनिस्ट्रल हु यूज्ड टू फ्रीक्वेंटली विजिट द रॉयल कोर्ट्स ऑफ रिसाइट पोइट्री। ठीक है, मतलब इसको वो कहलाते थे जो गांव गांव में देख लेते थे कि भाई रॉयल कोर्ट कहाँ पे है, रॉयल सोसाइटी कहाँ पे है, वहां पे जाते थे, दरबार कहाँ पे रॉयल, तो वहां पे जाते थे और अपनी कहानियों को वो कविता के रूप में, कविता के माध्यम से सुनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से स्कोप का काम रहता था। ठीक है, अब वहीं पर हमने क्या बोला, द अलिटरेटिव वर्स इज बिलीव्ड टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ दिस कल्चर ऑफ ओरल रिसेशन। ठीक है, अब आपने यहाँ क्या देखा कि भाई यहाँ पे अलिटरेटिव वर्स थी, मतलब यहाँ पे जो कविताएं थी लोगों के द्वारा कही जाती थी। ठीक है, लोगों के द्वारा कही जाती थी और ओरली बताई जाती थी। और यहाँ पर जनरली, अब ऐसा तो है नहीं, आपने देखा होगा कि भाई अभी हाल फिलहाल में हम देखें तो बहुत सारी कविताएं आती हैं, बहुत सारी न्यूज आती है, बहुत सारी खबरें आती है। उस टाइम पे ज्यादा उतना कंटेंट नहीं था, तो क्या होता था उस टाइम पे, मान लो आपके पास में 5 कविताएं हैं और बहुत सारे स्पोक हैं आपके पास में, ठीक है, स्कोप दिए गए हैं बहुत सारे, तो वो क्या करते थे, अपनी अपनी भाषा में कविताएं सुनाते थे, अपनी अपनी भाषा में सुनाते थे, अपनी अपनी लैंग्वेज में सुनाते थे। तो जो जितनी अच्छे से सुना देता था, ठीक है, उसको उसी तरीके से फिर हम देखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंडीशन बताई गई है। अगला क्या दिया गया है पॉइंट, एलिटरेशन यूज्ड इन अ राइट अमाउंट लेंड्स म्यूजिकल क्वालिटी टू पोएट्री बाय but Anglo-Saxon poetry employed it compulsorily, making its sound monotonous and mechanical। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। तो अगला पेज क्या है जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, समझिएगा ध्यान से। अगला जो आपको दिया गया है यहाँ पे, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। यहाँ पे फिर आपके पास में बाइबल आई। ठीक है, बाइबल कब आई, बाइबल आई आपके पास में 11th और 12th BC में। ठीक है, अब जो बाइबल आई वो कौन सी बाइबल थी, हिब्रू और जेश। अब हिब्रू और जेश जो बाइबल थी, इसको क्या बोलते थे, इसको हम क्या बोलते थे, तनख और मिक्रा। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, तनख और मिक्रा बोलते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या बना, इसको हमने क्या कर दिया, स्टार कर दिया, इसको हमने स्टार कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या बना, ओल्ड टेस्टामेंट। जो आपका ओल्ड टेस्टामेंट है वो बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ हिब्रू बाइबल। ठीक है, जो ओल्ड टेस्टामेंट का मतलब होता है ये अपने बाइबल से कनेक्टेड होते हैं और ये ओल्ड टेस्टामेंट रहेगा हिब्रू बाइबल का, फॉलोड बाय रोमन कैथोलिक चर्च। फिर जब रोमन कैथोलिक चर्च इसको फॉलो करने लगा, फिर क्या हुआ, फिर एक नया टेस्टामेंट आया, नया बाइबल जनरेट हुआ, जो किस पर, किसके द्वारा पढ़ाया गया, किस पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, जीसस क्राइस्ट के ऊपर ये आपका क्या था, जीसस क्राइस्ट के ऊपर पूरा जो आपका न्यू टेस्टामेंट था उन्हीं पर बेस्ड था, रिटन इन अ ग्रीक डायलेक्ट। और जो न्यू टेस्टामेंट था दोस्तों वो ग्रीक डायलेक्ट में लिखा। यहां से एक क्वेश्चन बन गया कि जो आपका न्यू टेस्टामेंट है वो किस डायलेक्ट में बन जाता है। ठीक है, किस डायलेक्ट में बनाया गया, तो ग्रीक डायलेक्ट में। अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है सेंट जेरोम्स वुलगेट, late 4th century Latin translation accepted standard biblical text by a Western canon। ठीक है, फर्स्ट ऑथोराइज्ड प्रमलगेटेड बाइबल। अब देखो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑथोराइज्ड प्रमलगेट बाइबल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाएगा फर्स्ट ऑथोराइज्ड प्रमलगेट बाइबल जो है वो किसकी है, तो आप बोलोगे सर अरे सेंट जेरोम्स वुलगेट की है। अब वुलगेट का मतलब होता है दोस्तों वर्नाकुलर। ठीक है, वुलगेट्स का मतलब क्या होता है, वर्नाकुलर होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जॉन वाइक्लिफ बाइबल। अब जो जॉन वाइक्लिफ की जो बाइबल है वो कब आई, 1382 से 1395। ठीक है, हिब्रू बाइबल 11 से 12 BC के बीच में और जॉन वाइक्लिफ की बाइबल 1382 से 1395 के बीच में। अर्लीस्ट बाइबल इन मिडिल इंग्लिश। अब देखो ये आपकी अर्लीस्ट बाइबल थी दोस्तों इन मिडिल इंग्लिश बट अनऑथराइज्ड। अब पेपर में अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई अनऑथराइज्ड बाइबल कौन सी है, तो आप बोल दोगे जॉन वाइक्लिफ की बाइबल। ठीक है, अगला है जर्मन न्यू टेस्टामेंट बाई मार्टिन लूथर इन्फ्लुएंस्ड किंग जेम्स बाइबल। ठीक है, तो जर्मन की न्यू जो टेस्टामेंट थी वो किसके द्वारा थी भाई, मार्टिन लूथर के द्वारा, और जो किसके द्वारा प्रभावित थी, किंग्स जेम्स बाइबल, किंग्स जेम्स की
बाइबल के द्वारा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या बना एक आपका कि भाई हिब्रू और जिस जो बाइबल है उसको क्या बोलते हैं भाई, तनख और मिक्रा। ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट था, किसके द्वारा फॉलो किया गया, रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा। रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा फॉलो किया गया। जब रोमन कैथोलिक चर्च ने उसको फॉलो किया तो फिर एक न्यू टेस्टामेंट उन्होंने बनाया जो किस पर बेस्ड था, जीसस क्राइस्ट पर बेस्ड था। ठीक है, बेस्ड था। अगला देखो भाई, अगली बार हमने बात की कवरडेल्स बाइबल। ठीक है, अब यहाँ पे कवरडेल्स बाइबल जो है वो 1535। ठीक है, अभी आपने 1382 से 85 देखा, अब देख रहे हैं 1535। तो 1535 में आपका क्या बताया गया, फर्स्ट कंप्लीट मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, मतलब फर्स्ट कंप्लीट मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, द फर्स्ट कंप्लीटेड प्रिंटेड बाइबल इन इंग्लिश। ठीक है, अब अगर पेपर में पूछ लिया जाएगा कि भाई फर्स्ट कंप्लीट मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन की जो बाइबल है वो कौन सी है, तो आप बोल दोगे सर 1535 में आई है, कवरडेल्स की बाइबल है। ओके, ठीक है, अब आगे जो दिया गया है मैथ्यूज बाइबल 1537 सेकंड कंप्लीट प्रिंटेड बाइबल इन इंग्लिश, किंग्स जेम्स बाइबल ऑथोराइज्ड वर्जन सिंस 1611। अब पूछ लिया जाएगा भाई किंग्स जेम्स की बाइबल जो है वो कब से है, सिंस 1611 से है। ऑल्सो कॉल्ड किंग्स जेम्स वर्जन। ठीक है, इसको किंग जेम्स वर्जन भी बोलते हैं, KGB और KGV। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है मैन्युस्क्रिप्ट की। अब मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, जो मैन्युस्क्रिप्ट है इंग्लिश लिटरेचर की वो क्या बताई गई है। ठीक है, तो दोस्तों जो मैन्युस्क्रिप्ट है आपकी इंग्लिश लिटरेचर की, तो इसके बारे में हम जो चर्चा है वो कल करेंगे। ठीक है, और जब इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे तो आज की क्लास हम इतनी करते हैं। सबसे पहले आपको इतना जो पार्ट है वो कवर करके आना है, इतना पार्ट आप कवर कर लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा इतना। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम जो करते हैं इतनी ही रखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।